अब डकी की फैमिली को वहां पर नहीं जाने दिया गया जस्टिस फरूक हैदर के पास। तो वो बेचारे ये परेशान थे कि यार हम अपने बेटे के लिए गए हुए, साइलिन है, साइलिन केस नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा, कुछ घर वाले घर सुनेंगे। वाले। अरूब और उनकी जो सास हैं, जो डकी की वालदा हैं, ये अदालत में हो रही कि आज से कम कोई 1.5 या 2 साल पहले डकी साहब कराची गए थे, ठीक है। और वहां पर एक ऐसी पॉलिटिकल शख्सियत से मिले थे, लोग समझ गए होंगे इस चीज को जो डकी के फैन है। अच्छा, वहां पर उस पॉलिटिकल शख्सियत से जो मिले थे, उनका बेटा जो है वो डकी का फैन था। ओके, उसने उसके साथ पॉडकास्ट भी किया था। ऐसे ही मुझे पहुंच गया मैं। पॉडकास्ट भी किया था, लेकिन वहां पर बात बढ़ते बढ़ते वो डकी के पास जो है ना, वो पॉलिटिकल जो शख्सियत है, बेटे को छोड़ के जो है ना, बेटे को कहा बेटा तू साइड पे हो जरा, वो डकी के साथ डायरेक्ट हो गया। अब एक एहतजाज शुरू हो पड़ा है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, पता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है ना, वो सैलरीज को लेकर और टैक्स को लेकर वो एक एहतजाज शुरू हो पड़ा। सबसे जो मेजर इशू है वो है डकी की फैमिली। वो इस टाइम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। डकी केस में बहुत पेशरफ सामने आई है, खास तौर पे आज हम पूछेंगे शुएब साहब से, मुझे बताएं ये जो सारे मामलात हो रहे हैं, इनके पीछे कौन सी ऐसी पावर है, कौन सी ऐसी ताकत है, कौन वो बंदा है कि जो चाह रहा है कि डकी को रगड़ा लगे ही लगे और डकी बाहर ना आए। शुएब साहब, आज मैं इस वीडियो में ये बात बिल्कुल खुल के जानना चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि इन सब के पीछे कौन है, क्योंकि खबरें आ रही हैं आस्ता आस्ता, मुझे पता चला है आपके पास कुछ खबरें आई हैं। अच्छा जी उस्मान साहब, पहली बात तो ये है कि मेन खबर जो है वो मैं आपको दरमियान में बताऊंगा कि ये प्रेशर कहाँ से बिल्ट हो रहा है और ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, जो कि आज एक रिपोर्ट मिली है। अच्छा, जो शहजादे जो अंदर थे, 7 अफसरान जो अंदर थे, अब उनके साथ क्या क्या सीन हो रहा है वो बताएं ना जी। जो है वो किसी को 8 रोज का फिजिकल रिमांड दिया गया, किसी को 3 रोज का दिया गया। आखिरी जो है वो शुएब रियाज साहब थे, जिन्होंने जो है ना वो डकी के सारा माल जो हड़प कर दिया। ठीक है, अब हुआ कुछ इस तरह है कि आज उसको भी जुडिशल कर दिया है। अब ये सारे के सारे जो है ना, ये जो समझ लें कि करते धरते हैं, ये सारे जुडिशल हो गए हैं। ठीक है। अच्छा, आज मैंने ना लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर ना मैंने चेक किया है कि क्या इनके बारे में अपडेट्स हैं। आप भी चेक कर सकते हैं, कोई बंदा चेक कर सकता है कि मैंने देखा कि वहां पर जो है वो क्या इन्होंने बेल अप्लाई की है या नहीं की, क्योंकि जुडिशल तो हो गए हैं। अच्छा, अब सबसे पहली चीज आपको यह समझनी होगी कि जब तक आपका जुडिशल नहीं होता तब तक आप बेल नहीं अप्लाई कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब ये सारे के सारे जुडिशल हो गए। मैंने 2-3 बार उस वेबसाइट को रिफ्रेश किया, ठीक है, लेकिन इन्होंने कोई वो नहीं की। एक दोस्त हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनसे भी मैंने बात की। उन्होंने कहा आपने भी वही किया जो मैंने किया। मैंने कहा क्या? कहते हैं मैंने भी वेबसाइट पे देखा। साफ ज़ाहिर है, क्यों अनाउंसमेंट वेबसाइट पे होती है, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो वो मुझे कहने लगे कि भाईजान बात ये है कि अभी ये बेल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। मैंने कहा वो क्यों? ये तो बाहर निकलने की जल्दी में होंगे। उन्होंने कहा जनाब ये बेल के लिए इस वजह से अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये मामला ठंडा होगा तब अप्लाई करेंगे। असल में मसला ये हुआ उस्मान साहब, सर अभी बाहर आता है सबसे पहले मैं आवाज उठाऊंगा। बिल्कुल है, सारे उठाएंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताएं कि डकी केस को इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की गई कि आप किसी भी बंदे से पूछ लेना कि 27वीं तरमीम क्या है, उसके फायदे क्या हैं, सारे मुंह उठा के देख रहे हैं, किसी से कोई पता नहीं है। सर हमें भी खास नहीं पता, सच्ची यही बात है ना, आपने हमें मोटी मोटी बातें पता है, जानने की कोशिश नहीं की। जो रिपोर्टर ज्यादातर जो वो हाई कोर्ट को कवर करते हैं, उनसे बंदा ये कहे भाईजान मेहरबानी करके आप 27वीं तरमीम के फायदे भी बता दें हमें, तो शायद कोई बताए। लेकिन मुझे नहीं लगता। ये क्या करते हैं कि 1 या 2 दिन पहले ना डकी के केस को जो है ना हाइप क्रिएट कर देते हैं, और उसके बाद डकी कहता है जी डकी को जो है ना वो मसाइल पैदा होते हैं। मसाइल कैसे पैदा होते हैं मैं आपको एक बात बताता हूँ। 9 बजे पहला केस डकी हायरिंग का था, ठीक है। इस तरह वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई, रश बन गया कि उनकी जो फैमिली थी वो बेचारी बाहर खड़ी रही। मुझे ये बताएं, फिर जो मीडिया वाले हैं, वो भी कुछ मीडिया वाले अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ जो है ना वो ऐसे सवाल करेंगे, माइक का फ़ायदा उठा रहे हैं, मोबाइल का फ़ायदा उठा रहे हैं, एक इदारे का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो ऐसा सवाल करेंगे खुदा की कसम दिल करता है बंदा चपेड़े मारे।
लेकिन मैं समझता हूं कि जो जिया है डकी का भाई, उसकी हिम्मत है, वो बर्दाश्त कर रहा है। वो बार बार एक जो है वो रिपोर्टर को पीछे कर रहा था। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए, पहले नंबर पे ये नहीं होना चाहिए। अब डकी की फैमिली को वहां पर नहीं जाने दिया गया जस्टिस फरूक हैदर के पास। तो वो बेचारे ये परेशान थे कि यार हम अपने बेटे के लिए गए हुए, साइलिन है, साइलिन केस नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा? घर वाले नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा? अच्छा, उस्मान साहब, जज साहब ने जब वो फैसला लिखना शुरू किया तो इनको लगा कि यार जज साहब कुछ कर रहे हैं, लिख रहे हैं, हमें कुछ बताएंगे, खबर देंगे। उन्होंने कहा जनाब मैं ये केस ही नहीं सुनना चाहता। आप यकीन करें कि ये जो है ना, अरूब और उनकी जो सास हैं, जो डकी की वालदा हैं, ये अदालत में रो रही थी। बस वो लम्हा जो है ना, वो मैं आपको बताऊं कि बर्दाश्त के काबिल नहीं होता। यही अल्लाह हर मुसलमान को महफूज रखे मसला पे। अच्छा, इसके साथ ना मैं आपको एक दूसरी खबर देता हूं। एनसीसीए का एक अफसर कराची का अचानक उठता है, लाहौर जाकर अपनी हिफाजती जमानत करवाता है। कराची वाला वो सर, कराची में तो कहीं केस नहीं उठने लगा। डेफिनेटली वहां से काम शुरू हो चुका है। लेकिन ये वाला जो बंदा है, कराची का जो अफसर है एनसीसीए का, इसका इस्लामाबाद रीजन में नाम आया हुआ है। ओके, जो 13-14 बंदे 13 बंदे जहाँ से पिंडी वाले से ना ये पकड़े गए, इसमें इसका नाम आया हुआ है। ठीक है। इसने जाकर पहले जो है ना वो हिफाजती जमानत लेकर, अब ये कहाँ पे आ रहा है? इस्लामाबाद आ रहा है। ये कराची में होता है? कराची में होता है, ये दिखाएगा। बेसिकली ये जो इदारा है ये फेडरल का है, ठीक है, इसमें प्रोविंस की कोई वो नहीं है। ऐसा ही है, ठीक है, ऐसे ही है, जैसे एफआई है, जैसे एफआई है, एफआई की सब ब्रांच समझ लें या जुजवी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बात यहाँ पे रुकी नहीं है। अच्छा, बात लाहौर से शुरू हुई थी, पिंडी, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, ये सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इससे पीछे जो बैठी हुई है एफआईए, जो इन सारे मामलात को आगे लेकर जा रही है, वो छोड़ नहीं रही किसी को। 17 नवंबर बरोज मंडे, ये इंपॉर्टेंट दिन है डकी के लिए। डकी के लिए, हायरिंग के लिए वही दिन है, बेल के लिए भी, और इसको जिला कचहरी जाना है बतौर मुलजिम भी। जिला कचहरी में जाना है बतौर मुलजिम भी। ये कौन सी तारीख को जाना है? 17 को। ये कैसे जाएगा इतनी जगहों पे? चले जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, साथ है। ठीक है। ठीक है। इधर से जाना है, उसने बेल के बारे में सुनना है, फिर उधर जाना है। ठीक है। अब लाहौर हाई कोर्ट में इसने जमानत के लिए जाना है। 2 चीजें हैं इसके लिए, ठीक है, ये दोनों इसने इसी दिन ही कर रही हैं। ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि पहले दिन ही इनको सारी बातें पहले दिन चीजें सुनी जाएंगी, सारा कुछ होगा। अच्छा, जो अब खबर ये है, दरमियान वाली खबर ये है कि आज से कम से कम कोई 1.5 या 2 साल पहले डक्की साहब कराची गए थे। ठीक है। और वहां पर एक ऐसी पॉलिटिकल शख्सियत से मिले थे, लोग समझ गए होंगे इस चीज को जो डक्की के फैन है। अच्छा, वहां पर उस पॉलिटिकल शख्सियत से जो मिले थे, उनका बेटा जो है वो डक्की का फैन था। ओके। उसने उसके साथ पॉडकास्ट भी किया था। ऐसे ही मुझे पहुंच गया मैं। पॉडकास्ट भी किया था, लेकिन वहां पर बात बढ़ते बढ़ते वो डक्की के पास जो है ना वो पॉलिटिकल जो शख्सियत है, बेटे को छोड़ के जो है ना, बेटे को कहा बेटा तू साइड पे हो जरा, वो डक्की के साथ डायरेक्ट हो गया। ठीक है। वहां पर इन्वेस्टमेंट हुई। ओके। कि जनाब आपने हमें इस चीज में लेकर आना है। ठीक है। डक्की ने वो भाड़ा या जो भी मसला हुआ रिटर्न नहीं कर सका पैसे। अच्छा, पैसे रिटर्न नहीं कर सका। सोर्स ये बता रहा है कि ये शुरुआत ही उधर से हुई है, यानी वो पीछे पड़ गए। ठीक, ये जो सारा मामला फिर वहां से क्रिएट किया गया है। अब जो समझने वाले हैं वो बात को समझ गए होंगे, तभी डक्की पे इतनी सख्तियां हो रही हैं और अभी तक सख्ती चल रही है। मुझे एक बात, वो पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटी है वो सौखी तो नहीं है ना, टफ टाइम दे रही है। और आपको याद होगा कि एक टाइम था कि रजब के ऊपर भी मुश्किल वक्त था, वो उसने भी वहां पर पनाह मांगी थी। याद है आपको? मुझे याद आ गया जी, मैं पहुंच गया। ठीक है, ये वो बंदा, यानी एक सियासी बंदा है, बड़ा स्ट्रांग बंदा है कराची का, और उसने कोई डक्की के साथ इन्वेस्टमेंट की थी जो कि डक्की वापस नहीं कर पाया, और उस मामले में ये अभी तक घसीटा जा रहा है। और इस चीज का मेरे पास कोई
90% प्रूव आ चुका है, अच्छा 10% रहता है। मैं मीडिया के सामने मतलब तब बात करूंगा जब मेरे पास पूरा एक ऑथेंटिक, फिर हम नाम वगैरह भी ले लेंगे, नाम भी ले लूंगा, ठीक है, बाद में ले लूंगा, फाइनल हो जाए। लेकिन अभी सोर्स ने मना किया इस चीज को। ओके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि डक्की अब उस चीज का रिटर्न नहीं कर पाने की वजह से अब ये सारे मामला देख रहे हैं। जो डक्की की जो पहले जो जज साहबा थी जिन्होंने इसको रेफर किया हाई कोर्ट की तरफ, उनका तबादला जो है वो भी कहीं इसी ताने बाने से जुड़ता है। अब देखना ये होगा कि जो नेक्स्ट जज हैं, फौजदारी के जो जज होते हैं वो फौजदारी के मुकदमा अलहदा सुने जाते हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। कचहरी जो दूसरे जो है वो समझ लें कि तलाक वाले अलहदा होते हैं। ये फौजदारी के जो है ना वो 4 से 5 जो मेन जज हैं, ठीक है। एक जस्टिस मुश्ताक साहब हैं और एक शहराम सरवर साहब हैं, एक अनवर साहब हैं। इस तरह का मतलब ये है, सीनियरिटी बेस पर सुनने में ये आ रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि चीफ जस्टिस साहबा जो हैं लाहौर हाई कोर्ट की, ये उनको रेफर करेंगी। अच्छा, ये जी हाँ। अब बात करने का मकसद ये है कि एक पॉइंट ना मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जज क्यों इनकार करता है। कभी आपने सोचा है कि जज साहब क्यों इनकार करता है? ये प्रेशर या पर्सनल मसरूफियत? पर्सनल मसरूफियात भी नहीं होती, हाँ, ये दोनों बातें आपकी ठीक है, लेकिन पर्सनल मसरूफियात इतनी ज्यादा नहीं होती। आपको याद होगा साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी के बेटे का केस इफ्तिखार चौधरी के पास ही लगा था, ऐसे ही लगा था, बिल्कुल लगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। उसकी वजह यह है कि ये जो है ना बाइस्ड केस बन जाएगा, मैं उसकी शायद फेवर कर जाऊं। बिल्कुल ऐसे उनका बेटा था ना, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, एक मैंने एक वीडियो भी देखी, एक बंदा जो है ना वो ये भी कह रहा था, ये मेरी बात नहीं है, मैं शायद वीडियो जो है ना वो आपको दिखा भी दूं। वो कह रहा था कि मुझे ऐसे फील होता है कि जो जज साहब हैं उनकी जो औलाद है वो डक्की की फैन है, जज साहब की। तो फिर उसको आज़ाद करते, फिर रेफर क्यों किया? कि वो ये चाह रहे हैं कि जनाब मैं अगर ये केस सुनूंगा तो शायद मैं इसकी तरफ थोड़ा सा झुकाव रखूंगा, तो इससे बेहतर है कि मैं ये केस ही नहीं सुनता। नहीं, मुझे नहीं लगता। ये मैंने एक वीडियो देखी है, ठीक है, मुझे लगता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जज साहब अब ये तो नहीं बताएंगे कि मेरा क्या मसला है। मसला सर मुझे प्रेशर ही लग रहा है, और अभी जब ये प्रेशर भी बंदे है का और नाम दूसरे आ नंबर गया, पे ये काफी टाइम से छुट्टी पे भी नहीं है। नहीं, जब ये जो बंदे का नाम, ये जो ताने बाने जोड़े जा रहे थे, बात सुना, डक्की को डे 1 से ना सख्ती में रखा गया था, और उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब हम जब पहले हमने कहा जी सरफराज चौधरी साहब ने प्रेशर डाला पैसे के लिए, एनसीसीआई ने डाला। अब जब एनसीसीआई के मेन बंदे ही अंदर हैं तो हमने ये कहा था कि अब तो डक्की को पीछे कोई है ही नहीं है, लेकिन जब जज साहब ने केस रेफर किया तो हमने कहा देर है सामने। नहीं, मुझे एक बात बताएं, आप ये बताएं कि क्या डक्की के ऊपर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है? डक्की ने कहीं चोरी की है, कहीं जुआ खेला है? नहीं। जब ये सब कुछ डक्की ने नहीं किया, आपका लॉ भी ये कहता है कि अगर 7 साल से कम किसी भी केस की सजा बनती है तो आप जो है उस बंदे को बेल दे सकते हैं। बेल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, जब आपका लॉ कह रहा है तो फिर क्या ऐसा मसला है जिसकी वजह से डक्की को बेल नहीं मिल रही? और जज चेंज हो जाता है, जज चेंज हो रहा है, एक्सक्यूज कर देता है, इतने बड़े एक्सक्यूज कर रहा है। सर ये बहुत बड़ा केस है, ठीक है, इतना बड़ा केस है कि जज साहब की छुट्टियों से ज्यादा ये मैटर करता है। अच्छा, एक और चीज आपने देखी होगी, अब एक एहतजाज शुरू हुआ पड़ा है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, पता है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है ना वो सैलरीज को लेकर और टैक्स को लेकर वो एक एहतजाज शुरू हो पड़ा है। अब मुझे एक बात बताएं, फॉर एग्जांपल ये एहतजाज 15 दिन और चलता है, डक्की को आज 89 डेज हो गए हैं, 89 डेज, ठीक है, डक्की को आज 89 डेज हो गए, 15 दिन और चले गए, बस हो गया काम। ये तो फिर काम हो गया तो 100 तक जाएगा, ये तो बहुत ऊपर तक चला जाएगा, बहुत दिन हो गए यार। अच्छा, अगर ये 15 दिन आप नहीं सुनते, आगे दिसंबर की छुट्टियां भी आ जाएंगी, छुट्टियां भी आ जाएंगी, बस फिर काम हो गई। मामलात थोड़े दरम बरम होते नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब मामलात थोड़े से ना गड़बड़ होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे जो मेजर इशू है वो है डक्की की फैमिली, वो इस टाइम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। ज़ाहिर बात है डिस्टर्ब तो होगी, साफ ज़ाहिर। अब सुनने में ये आ रहा है कि अब जो यूट्यूबर्स हैं एक तरफ से वो रिलैक्स भी हैं, खुश भी हैं, लेकिन जब डक्की को देखते हैं तो वो डरते भी हैं। सर डक्की का फिर पर्सनल मैटर आ गया ना किसी के साथ, किसी यूट्यूबर्स के साथ, तो फिर बाकियों पे तो हाथ डालना नहीं बनता। इन्होंने तो इस तरीके से हाथ डाला ना
सर 10% जब आपके पास प्रूफ आएंगे फिर हम इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह तेरा बात फिर इसमें हम खुल के बात मैंने करेंगे। आपको अभी हम शायद थोड़ा सा- वीडियो भी दिखाई आज जी तक जी आपने मुझे सारा कुछ दिखाया, लेकिन हम ऑडियंस को इसलिए नहीं दिखा सकते कि वो प्रूफ पूरे हो जाएं ताकि फिर हम इस पर खुल के बात कर सकें इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया शुएब साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की। तो एक पॉलिटिकल शख्सियत है जी, उनका नाम अब सामने आ रहा है, आस्ते आस्ते चीज़ें कल तक ओपन हो जाएंगी। और बाकी है कि जैसे ही हमारी जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम उनका नाम बहुत जल्द आप लोगों के सामने लेके आएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।